बरतानी हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम के पहले चरण ने भारतीय जनमानस को तैयार कर दिया था कि कैसे भी बंधन के दरवाजों को खोल दिया जाए। नया जोश भर डाला। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक मशाल जला दी, गोरों के काले शासन की जिसने जड़ें हिला दी। मंगल पांडे का क्या नाना और झांसी की रानी, याद करें श्रद्धा से उन वीरों की अमर 1857 की राज्य क्रांति को अंग्रेजों की सफलता या विद्रोहियों की हार के रूप में देखना ठीक नहीं है। इस क्रांति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं लोगों में आत्म स्वाभिमान की भावना को पैदा करना, अंग्रेजों को उनके रवैये पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करना और देशी राजाओं को भी यह समझाना कि इस तरह से जनता के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। बेशक क्रांति को दबाते हुए अंग्रेज़ों ने राजाओं को बहुत तरह से मदद देने की कोशिश की। खुद राजाओं ने भी आगे बढ़कर उन्हें खुश करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता को भी यह बात भली भांति समझ में आ चुकी थी कि उसे अपनी किन कमज़ोरियों की वजह से वह सफलता नहीं मिल रही है जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। सन 1857 की क्रांति की आंधी अधिक देर तक नहीं चल सकी, किंतु इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत की हुकूमत अब ब्रिटिश ताज और संसद के अधीन हो गई। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। महारानी विक्टोरिया के नाम से एक घोषणा पत्र भारत भेजा गया, जिसे 2 दिसंबर 1858 ईस्वी को माउंट आबू में भी राजपुताना की रियासतों के प्रतिनिधि वकीलों के बीच एक दरबार में पढ़कर सुनाया गया। इस घोषणा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी देशी नरेशों के अधिकार, सम्मान और प्राचीन गौरव को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। घोषणा पत्र में हथियार डालने वाले उन क्रांतिकारियों को क्षमादान करने की बात भी कही गई जिन पर अंग्रेज अफसरों या उनके रिश्तेदारों की हत्या के आरोप नहीं लगे थे। राजपुताने में कई शासकों को ब्रिटिश ताज के प्रति सर्वोच्च वफादारी प्रदर्शित करने के तोहफे दिए गए। ऐसे राजाओं के ओहदे बढ़ाए गए और उन्हें स्टार ऑफ इंडिया के नए सम्मान से नवाजा गया। सन 1870 का जाड़ा भी जयपुर के लिए विशेष यादगार बन गया। इसी समय जयपुर में रेल का आगमन हुआ। जयपुर की जनता के लिए रेल एक नया नजारा साबित हुई। रेल देखने के लिए हजारों की संख्या में दूर दराज के देहाती भी दौड़कर चले आते थे। ऊंट, बैल और हाथियों की सवारी करने वाले रेल में चलने लगे। इन रेलों में साधु सन्यासी फ्री यात्रा कर सकते थे। राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक नवजागरण का व्यापक प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज़ों में और देशी रियासतों में एक भय उत्पन्न हुआ। जनता में बढ़ती हुई असंतोष को दबाकर रखने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की दृष्टि से कुछ सुधार के काम भी देशी रियासतों ने और अंग्रेज़ों ने शुरू किए। अंग्रेज़ों ने जहां रेलवे का विकास किया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया, वहीं देशी रियासतों ने भूमि सुधार में कोई थोड़े थोड़े परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में देशी रियासतों में सर्वप्रथम रेल अजमेर में निर्मित हुई। इसे राजपुताना और मालवा के बीच चलाया गया। जयपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर 1878 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स का भव्य स्वागत हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स और उनकी रानी 4 फरवरी 1878 को शाही रेलगाड़ी से जयपुर आए थे। ये गाड़ी टीक और रोज की लकड़ी से बनी थी और उसमें सोने और पीतल के कुंडे और फिटिंग का शानदार ऐश्वर्य दमकता था।
भारतायन भारतायन 1857 की क्रांति के बाद एक बार फिर देश में एक नया दौर देखने को मिला। वो नव जागरण का काल था। देश में जहां एक तरफ रेलों का विस्तार हुआ, वहीं अंग्रेजी राज ने अपने पांव भी और मजबूती से जमाने शुरू कर दिए। रेलों का जाल बिछाने के साथ साथ टेलीग्राफ, नल, बिजली और आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी बड़ी तेजी से अंग्रेजी हुकूमत ने किया और सारे देश में एक नई शासन व्यवस्था कायम हो गई। इसी काल में चिकित्सा की देशी आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की जगह यूरोपीय देशों में विकसित एलोपैथी चिकित्सा का जोर राजस्थान में बढ़ा और शिक्षा के नए विद्यालय, कॉलेज और बड़े भवन निर्माण, महलों और बाग बगीचों का भी विस्तार किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर जैसी रियासतों में अंग्रेजी राज का जादू सिर पर चढ़कर बोलने लगा और वहां तेजी से विलायती हवा ने अपना असर दिखाया। ये सही है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण से देश भर में असंतोष की चिंगारियां फैलने लगी थीं। उधर जैसे ही पुरानी कहावत चली आ रही है, चोर के मन में भी चांदना था। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड डफरिन ने एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की जिससे भारत की जनता की नसों को भी टटोला जा सके और ब्रिटिश राज पर मंडराते अशांति के बादल भी छंट जाएं। इसी उद्देश्य को लेकर सन 1885 में एक उदारतावादी अंग्रेज मिस्टर ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दरअसल अंग्रेज दूरदर्शी नीति अपनाकर जन आक्रोश के नेतृत्व को राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ जाने से इसलिए भी बचाना चाहते थे ताकि किसी भी प्रकार की भावी संभावित क्रांति को रोका जा सके। वो ये भी चाहते थे कि इस संस्था के माध्यम से उदीयमान भारतीयों को एक ऐसा मंच भी मिल जाए जिससे वे मानसिक, भौतिक और राजनैतिक उन्नति कर सकें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ। किंतु विधि का विधान कुछ और ही नजर आता था। आगे चलकर यही कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज्य आंदोलन को लेकर एक देशव्यापी ताकत बन गई। राजस्थान में इस संग्राम को एक और नई दिशा मिली स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नए संदेश से। स्वामी दयानंद 1865 में पहली बार करौली आए थे, दूसरी बार 6 मार्च 1866 में जयपुर। उनकी ये यात्राएं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और शैव वैष्णव विवाद को हल करने में एक हद तक कामयाब रहीं। उनकी शिक्षा केवल धार्मिक नहीं थी, वे राष्ट्रीय चेतना और संगठन शक्ति पर जोर देते थे और राष्ट्रभाषा हिंदी के भी प्रबल पक्षधर थे। भारतायन भारतायन भारतायन। सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक नवजागरण की दृष्टि से उत्तर पश्चिम भारत में आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य क्षेत्र यूँ तो गुजरात था, लेकिन पड़ोसी प्रदेशों में भी आर्य समाज का व्यापक प्रभाव पड़ा और सामाजिक सुधार की दृष्टि से आर्य समाज ने एक बहुत बड़ी भूमिका उस दौर में अदा की। गुजरात के टंकारा ग्राम में सन 1824 में जन्म लेने वाले बालक मूल शंकर बाल्यकाल से ही तत्कालीन भारत की विषमताओं से उद्वेलित थे। इसी उद्वेलना और ज्ञान की खोज में उन्होंने घर त्याग दिया। 1860 में मथुरा में उन्होंने गुरु विरजानंद से वेद शास्त्र और व्याकरण का ज्ञान लिया। अध्ययन की पूर्णता पर गुरु ने कहा, संसार में अज्ञान फैला हुआ है, व्रत लो कि अज्ञान को दूर करने में अपने प्राणों की आहुति दे दोगे। और इस व्रत के साथ चल पड़े स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी संपूर्णानंद से संन्यास व्रत की दीक्षा ली थी।
भारत भर में फैले पाखंड का उन्होंने जगह जगह तार्किक खंडन किया। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यद्यपि स्वामी जी का ज्ञान यज्ञ पूरे देश में आहुतियां दे रहा था, तथापि उसका केंद्र बिंदु तत्कालीन राजपूताने की रियासतें बनी। उन्होंने कई बार यहाँ प्रवास किया और आम जनता के साथ साथ स्थानीय शासकों को भी नवचेतना की ओर अग्रसर किया। प्राचीन भारतीय विरासत और वैदिक ज्ञान की विधिवत व्याख्या करते हुए दयानंद ने अनेक स्थानों पर यज्ञ स्थलियों की स्थापना करवाई। उदयपुर के तत्कालीन महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर दयानंद सरस्वती ने नवलखा महल में रहकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। महाराणा ने तो उन्हें एकलिंग जी की गद्दी सौंपने तक का विचार बना लिया। अंत में महाराणा का ही कायापलट हुआ। नवलखा महल में रचित सत्यार्थ प्रकाश भारत भूमि पर पसरे अज्ञान पट को खोलने में समर्थ साबित हुआ। इसी काल में गठित हुई परोपकारिणी सभा। उद्देश्य था सामाजिक विषमताओं को दूर करना। दयानंद सरस्वती ने गोहत्या निषेध के लिए सार्थक प्रयास किए तो अछूत उद्धार की नव अवधारणा विकसित की। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए क्रांतिकारी पहल की, जिससे दूर दराज के देहातों में भी उनके प्रति आदर भाव जागा। अध्यात्म और ज्ञान की पताकाएं सर्वत्र लहराने लगी। 1866 से लेकर महाप्रयाण तक दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के अलावा अजमेर, मसूदा, नसीराबाद, शाहपुरा, आबू, जयपुर और जोधपुर की तत्कालीन रियासतों सहित देश भर में अनुयायियों के माध्यम से नव जागरण की लहर फैलाई। आम जनता में चेतना की उत्कंठा जगी। स्वामी जी के विचारों को सुनकर अजमेर के हरविलास शारदा, शाहपुरा के नाहर सिंह, जयपुर के राम सिंह, जोधपुर के प्रताप सिंह सरीखों ने भी शिष्यत्व ग्रहण किया। जोधपुर में तत्कालीन शासक जसवंत सिंह दयानंद जी से नियमित उपदेश लेते थे, लेकिन साथ ही साथ भोग विलास में रत थे। दयानंद ने उन्हें इसी कारण फटकारा। दुखद पहलू ये है कि राजस्थान में आर्य समाज और स्वामी दयानंद के बढ़ते प्रभाव से खफा होकर जोधपुर रियासत में 31 मई से 16 अक्टूबर 1882 के दौरान ही उन्हें दूध के माध्यम से जहर दे दिया गया। अनुयायी उन्हें आबू होते हुए अजमेर ले आए। अजमेर की भिनाय कोठी में मनस्वी दयानंद का महानिर्वाण सन 1883 की दीपावली के दिन हुआ। भारतायन भारतायन भारतायन। वेदों का अर्थ देना, जो कि ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है हिंदुओं की दृष्टि में, आज तक कोई भी विद्वान वेदों के अर्थ नहीं बता सका। उस ईश्वर वाणी को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। परंतु समाज सुधार में भी उनका योगदान इतना अधिक था कि हमने आध्यात्मिक जो उनका योगदान है उसकी उपेक्षा करके समाज सुधार पर उनका बल देना शुरू किया। समाज सुधार में जैसे महिलाओं की शिक्षा नहीं होती थी कि उन्हें पढ़ाना पाप है, उन्होंने वेदों से ही सिद्ध किया कि नहीं, मातृदेवो भव, यस्याम भूतम संभवत, यस्याम विश्वमिदं जगत। दुनिया में अगर सबसे बड़ा देवता है तो वो माता है। तो उस मातृशक्ति की उपासना उन्होंने करनी सिखाई और कहा कि उन्हें भी वही अधिकार हैं जो कि पुरुषों को हैं, बल्कि उन्हें साम्राज्य बनने तक का अधिकार है। विश्व का कोई भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी आज तक उसे साम्राज्य बनाने के लिए तैयार नहीं था। 1914 तक जब बिल रखा गया इंग्लैंड में, तब वोट देने का अधिकार नहीं दिया पार्लियामेंट ने। और उससे पहले 1875 के अंदर महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि महिलाओं को भी वही अधिकार हैं जो पुरुषों को है। वो साम्राज्य हो सकती है, वो जज हो सकती है, वो टीचर हो सकती है। तो पहली बात समाज सुधार की कि उन्होंने हज़ारों साल के बाद एक क्रांति की कि महिला को मनुष्य के बराबर अधिकार हैं और उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आर्य समाज का ये आंदोलन भी दरअसल जन जागरण का एक अभिनव अनुष्ठान बना। अजमेर इस दिशा में प्रमुख केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दयानंद सरस्वती ने पहले ही प्रमुख तीर्थ स्थल पुष्कर में वैदिक धर्म की विजय पताका फहराई और वहीं से पूरे देश में नवक्रांति का शंखनाद किया था। 13 फरवरी 1881 को ही अजमेर में आर्य समाज स्थापित हो गया था।
नव जागरण की अविरल धारा बह चली थी इस ऐतिहासिक नगरी से। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे। 31 अक्टूबर 1883 को युग प्रवर्तक दयानंद सरस्वती के अंतिम संस्कार का सौभाग्य भी विविधताओं भरी अजमेर नगरी को ही मिला। अग्नि को समर्पित दयानंद सरस्वती की देह ने एक ओर पराधीन भारत की सोई जनता को जगाया, वहीं अपने अकाट्य तर्कों से वैदिक ज्ञान की पुनः स्थापना के माध्यम से नव चेतना का भी सूत्रपात किया। भारतायन भारतायन भारतायन। स्वाधीनता के लिए स्वामी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, अगर सत्यार्थ प्रकाश को देखा जाए तो जो राज धर्म का, जो अपने राज का प्रचार महर्षि स्वामी दयानंद ने किया, वो इतना ठोस था और इतना दृढ़ था कि लोगों में वो बदलाव अपने आप आना शुरू हुआ। और जो जनता की सोच थी उससे ज़्यादा उस वक्त राजा की सोच को बदलना जरूरी था कि राजपाट कैसा होना चाहिए। स्वामी जी ने क्लियर कर दिया कि ये जो अंग्रेज़ है ये राजाओं को गुलाम बनाता है और जनता तो अपने आप गुलाम हो जाती है। तो जो करवट बादशाहों ने, राजाओं ने ली और जिस विचारधारा से उन्होंने उनका अनुसरण करना बंद किया, मैं ये समझता हूँ कि क्रांति के क्षेत्र में चाहे वो स्वामी जी के बाद कितने भी लोग सामने आए, उन्होंने यही कहा कि हमारा धर्म का गुरु जो है वो महर्षि स्वामी दयानंद है। और हमारी माँ जो है, जितने भी क्रांतिकारी हुए, चाहे वो लाला लाजपत राय हुए, चाहे वो भगत सिंह हुए, उन्होंने एक ही विचारधारा को माना कि जो महर्षि स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ले गए हैं वो हमारे लिए उससे ऊपर कोई और शब्द नहीं है। और स्वराज्य प्रेम जो है, अपना राज्य जो है, वो अंग्रेज़ के किसी भी तरह के या विदेशी के किसी भी तरह के राज से तो एक दिन का जो अपना राज है वो लाखों गुना अच्छा है, हज़ारों गुना अच्छा है। भारतायन भारतायन भारतायन। सदियों की पराधीनता की मानसिक बेड़ियों को तोड़ फेंकने का प्रबल संकल्प भारत के जनगण में जगाने वाले महामानव विवेकानंद ने भी कुछ समय तक राजस्थान के खेतड़ी में प्रवास किया था। ये इस पावन माटी का ही प्रताप है कि पूर्व में नरेंद्र देव के नाम से पहचाने जाने वाले इस क्रांतिदर्शी युवा को विवेकानंद नाम भी खेतड़ी के राजा ने ही प्रदान किया। स्वामी दयानंद की तरह स्वामी विवेकानंद का भी राजस्थान में व्यापक प्रभाव रहा। वे पहली बार 1891 में अपने अनुयायियों के बुलावे पर अलवर आए थे। अलवर से वे जयपुर होते हुए दक्षिण राजस्थान तक गए और इस पूरे अपने भ्रमण में उन्होंने राजस्थान के उन तमाम लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य विवेकानंद ने संन्यास व्रत का पालन करते हुए सारे देश का भ्रमण किया। वे शेखावाटी में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के बुलावे पर कुछ दिन के प्रवास के लिए आए। वहां उनके प्रवचनों से जनता में काफी प्रभाव पैदा हुआ। भारत की सुषुप्त चेतना को जगाने की उनमें अदम्य लालसा थी और वे जर्जरित समाज को जागृत भारत में बदलने में प्रण प्राण से जुट गए थे। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनके भाषण पर न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा था, उनके ओजस्वी व्याख्यान सुनने के बाद हमारी ये धारणा हो गई कि भारत जैसे शिक्षित देश में पादरियों को भेजना कितना नादानी का कार्य है। भारतायन भारतायन भारतायन। स्वामी जी इंग्लैंड में गए थे, उनके भाषण सुनने के लिए 2-3
पार्लियामेंटेरियन आए थे। भाषण के बाद उन्होंने कहा, स्वामी जी को कहा कि हमें बहुत पसंद हुआ आपका भाषण। स्वामी जी, व्हाट वी कैन डू फॉर यू। स्वामी जी ने कहा कि आप पार्लियामेंट में ऐसा एक आधा कोई बिल लाने का प्रयत्न कीजिए जिससे कि भारतवर्ष में मास एजुकेशन हो, फैलाया जाए। विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भिजवाने की सारी व्यवस्था खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह द्वारा ही की गई थी। राजस्थान के पुनर्जागरण की इस बेला में स्वामी विवेकानंद का प्रवास वास्तव में काफी प्रेरक माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में स्वामी जी के मूल मंत्र निर्भय बनो, बलवान बनो ने जैसे संजीवनी का काम किया। वे युवा हृदयों के सम्राट बन गए। भारतायन भारतायन भारतायन। स्वामी जी का विचार था कि शिक्षा को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए और यदि चारित्रिक उत्थान नहीं होगा उसका विद्यार्थी का, शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक, इन तीनों प्रकार का उत्थान अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सिर्फ उदर भरने का ही धर्म सिखाते हैं कि सिर्फ आपको कमाना है और उसके अलावा कोई शिक्षा नहीं है, तो चारित्रिक पतन देश का होगा। और इसके अलावा ये स्वामी विवेकानंद जी प्रथम ऐसे वेदांत के उपदेशक थे जो कि भारत की स्वतंत्रता से भी जुड़े। ये प्रथम ऐसे स्वामी विवेकानंद रहे जिन्होंने कि स्वतंत्रता का भी उद्घोष किया। और रोमियो रोला ने इस संबंध में लिखा था, जब उनकी 1902 में देहांत हुआ स्वामी जी का, तो उसके 3 वर्ष पश्चात जो बंगाल का विप्लव हुआ, तिलक आए, गांधी आए और इन्होंने जो आह्वान किए देश के लिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उतरो, तो रोमियो रोला ने ये उल्लेख किया है कि उसका आह्वान के कारण जो निर्धन जन, गरीब जनता भी उस स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ गई। उसका मुख्य कारण जो था वो स्वामी विवेकानंद का आह्वान ही था। भारतायन भारतायन भारतायन। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का ये चक्र कभी तेज गति से घूमा, कभी इसकी रफ्तार धीमी हुई। 1857 की क्रांति का एक नतीजा ये भी हुआ कि एक बार फिर देश की ताकत फिरंगी सत्ता ने संभाली, किंतु इस बार उसका तेवर कुछ बदला बदला नजर आया। नई शिक्षा ने पश्चिमी विचारधारा, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और समाजवाद के नए आदर्शों को भी हमारे सामने नई चुनौती के रूप में प्रतिष्ठित किया। और चलते चलते भारत के शिक्षित और अशिक्षित, गरीब और अमीर बहुसंख्यक समाज ने शुरू में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन छोटे मोटे सुधार कार्यों और सुविधाओं के विकास के बावजूद अंग्रेज़ों और देशी रियासतों के बुनियादी रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका दमन यथावत जारी रहा। धीरे धीरे जनता में फिर से असंतोष की भावना पैदा होने लगी, जिसका परिणाम आदिवासी विद्रोह और किसान आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। इसकी चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। इसी नवजागरण काल के बारे में हमें सुनाई देती है कवि जयशंकर प्रसाद की ये झनकार। ताल ताल पर चलो, नहीं लय छूटे जिसमें, तुम न विवादी स्वर छेड़ो, अनजाने इसमें। सच्चे स्वराज से शुरू होकर पूर्ण स्वराज्य को लेकर चलने वाले आजादी के इस आंदोलन के कारण भारत के कोटि कोटि जनगण ने किस तरह आजादी का सवेरा देखा और कैसे लाल किले के प्राचीर से ब्रिटिश के यूनियन जैक को उतारकर देश ने अपने गौरवशाली तिरंगे को हवा में फहराया, ये सब अब हम देखेंगे भारतायन श्रृंखला की आगामी कड़ियों में।